राजधानी देहरादून में चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर बीते 18 दिनों से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे वकीलों का सब्र अब टूटता दिख रहा है। अपनी मांगों पर सरकार की चुप्पी से नाराज अधिवक्ताओं ने शनिवार को बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया। वकीलों का मार्च हरिद्वार रोड से शुरू होकर प्रिंस चौक, गांधी रोड, दर्शन लाल चौक होते हुए घंटाघर पहुंचा, जहां उन्होंने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला जज न्यायालय परिसर में जगह की भारी कमी है। लगभग 5000 वकील, हजारों टाइपिस्ट, वेंडर और प्रतिदिन अदालत जाने वाले वादकारी सभी के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे में चैम्बर निर्माण के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित किए जाने की उनकी मांग पूरी तरह जायज है। वकीलों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनके मुद्दों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र होगा। शनिवार को कोर्ट परिसर में बस्ता, टाइपिंग, स्टैंप वेडनर से लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस तक पूरा कामकाज बंद रहा, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। इस बीच आंदोलन को कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का समर्थन भी मिल गया है। उन्होंने धरना स्थल पर पहुंचकर अधिवक्ताओं के साथ एकजुटता जताई और कहा कि चैम्बर निर्माण वकीलों की वैध मांग है, जिसे सरकार जल्द स्वीकार करे। देखिए, ये अधिवक्ताओं की जो लड़ाई चल रही है, ये चैम्बर से संबंधित लड़ाई है। जो हमें 5 बीघा भूमि दी गई थी, उसमें चैम्बरों का निर्माण नहीं हुआ और जो ये हमारे पुरानी सिविल जजी की भूमि है, ये भी हमें देने की मांग, अधिवक्ताओं की मांग है। सरकार को हमने इसका एक ज्ञापन एजेंडा सौंप दिया है। सरकार ने उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का भी आश्वासन दिया है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अभी काम करना शुरू नहीं किया है। और क्योंकि हमारे में से अधिवक्ताओं के भी कुछ उसमें से 3-4 जनों के नाम मांगे थे, वो हमने भेज दिए हैं। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो काम होगा वो शुरू होगा, नपाई शुरू होगी या जो भी होगा, उसके संबंध में कोई ऐसा आश्वासन अभी तक कमाए नहीं हुआ है। इसलिए अधिवक्ता में अभी रोष है और आज 19वां दिन है। 19वां दिन भी अधिवक्ता सारे सड़कों पर है। इसके संबंध में हमने एक मार्च अभी घंटाघर तक 2 पंक्तियों में निकाला था, जिसमें अभी हम घंटाघर से होके आए हैं। अधिवक्ता सारे सब अधिवक्ता में रोष है कि हमें चैम्बर का निर्माण करके नहीं दिया और हमें विस्थापित किया जा रहा है। तो इस विस्थापन की नीति को लेकर अधिवक्ताओं ने जो मांग रखी है, वो मुख्यमंत्री ने मांग सुनी है। उसमें कार्य किस तरीके से होगा, वो आगे की लड़ाई है और आगे भी इस संबंध में जो आश्वासन मिलता है या जो कार्य होता है, उसी आधार पर अधिवक्ताओं का ये आंदोलन चलता रहेगा। और अगर इसमें कोई ठोस नीति अगर सरकार की तरफ से नहीं बनाई गई या कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कोई ठोस नीति नहीं बनाई, तो ये लड़ाई जो है थोड़ी आगे लंबी होने की संभावना है। वकील कोई आपसे राशन पानी नहीं मांग रहे हैं, वकील कोई अपना निजी मकान नहीं मांग रहे हैं। वकील अपने कार्यस्थल पर, कचहरी में एक उचित बैठने की व्यवस्था मांग रहे हैं, जो कि उनका अधिकार है। ये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो ये वकील आपकी सरकार बदल के रख देंगे। आज इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं धामी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। आज तो केवल घंटाघर में हम गए थे और वहां से मार्च करके आए। आगे जैसा बार एसोसिएशन अब उग्र आंदोलन करने जा रही है। आज अधिवक्ताओं की एक मांग है और वो मांग वो है जो 60 साल से यहाँ पर वकालत कर रहे हैं और 60 साल से जो वकालत कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, कनिष्ठ व्यवस्था, सभी जिनकी अगर बात करें, वो 60 साल से उस चैम्बरों को बनाकर बैठे। जो आज से 60 साल की बात करें तो उस चैम्बरों को सरकार उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि 60 साल का जो इंसान अपने वकालत करने के लिए बैठा हुआ, अपने आप उसने मेहनत करके उस चैम्बरों का निर्माण किया, अपने आप सब कुछ किया है, आप उनको उखाड़ने की बात कर रहे हो। आपको सोचना नहीं चाहिए कि आज अधिवक्ताओं को उखाड़ने के लिए, उनके चैम्बरों को उखाड़ने के लिए आपने एक छोटा सा सगुफा छोड़ दिया कि रैन बसारा बनाना है। सरकार के पास इतनी जगह है, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि रैन बसेरा कहीं भी बन सकता है, लेकिन सरकार ने एक वकीलों के बीच में आंदोलन को लाकर खड़ा कर दिया, जिन्हें अपनी मांग मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। अपर कुमाऊं आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल ने खटीमा तहसील प्रशासन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक हर तीसरे वर्ष तहसील प्रशासन की समीक्षा अनिवार्य है और इसी क्रम में यह निरीक्षण किया गया है। आयुक्त नगन्याल ने कहा कि अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनमानस को किसी भी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण कर ही रहा हूँ। अभी तो फिलहाल तहसील का राउंड लिया है, तो अभी तक तो जो है सब चीज़ जो है ठीक पाया गया है। अब लेकिन अब अभी लिखूँगी जो है, अभी परीक्षण मैं करूँगा, तो उसमें जो भी चीज़ें जो है प्रकाश में आएगा, फिर जो है हमारी निरीक्षण होगा, फिर इंगित करेंगे। देखिए, मेन उसमें है कि जो है कार्यालयों का हमारा जो है व्यवस्थित होना और कार्य प्रणाली जो है, कार्यालय की कार्य प्रणाली, पारदर्शिता
के दृष्टिगत और जो है कार्य समयबद्धता के दृष्टिगत जो है होना चाहिए। उन चीज़ों को जो है हमारा मेन जो है निरीक्षण में मेन उद्देश्य जो रहता है कि तहसील की कार्य प्रणाली कैसे है। जो फील्ड से संबंधित है क्रम जो हमारे अधिकारीगण हैं वो तो जो है फील्ड से संबंधित हमारे अधिकारीगण जो उसको देखते हैं और सामान्यतः तहसीलों में जो है हमारे उप जिलाधिकारी वगैरह इन चीज़ों को विजिट करते हैं। और अभी ये जो मैं निरीक्षण कर रहा हूँ ये वार्षिक निरीक्षण जो है और प्रति जो है 3 साल में किसी तहसील में जो है किया जाना होता है, इससे जो है तहसीलों की कार्य प्रणाली जो अच्छी बनी रहे, तो उसके तहत हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए उसके लिए तो जो है हमारे जो है सभी जो है अपने अधिकारियों से और जो है कर्मचारियों से यही जो है अपेक्षा रहती है कि जो है आम जन को जो है किसी प्रकार की जो है असुविधा न हो और जो भी गवर्नमेंट के जो है नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के तहत जो है कार्रवाई जो है ससमयबद्ध तरीके से जो है किया जाए और कोई भी कार्य को जो है बिना जो है किसी प्रलोभन के और बिना जो है आपके लोगों की गलत तरीके से उसको ना करें, तो इन चीज़ों को जो है दृष्टिगत रखते हुए कार्य करने के लिए निर्देश है। तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी के अंतर्गत खटीमा उप प्रभाग में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खटीमा रेंज के वनवसा बीट क्षेत्र में एसओजी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 3 अभियुक्तों को रंगे हाथ लकड़ी चिरान करते हुए गिरफ्तार किया। एसओजी प्रभारी नवीन सिंह रैंकवाल ने कहा कि उन्हें पिछले 2-3 दिनों से सूचना मिल रही थी कि वनवसा चंदनी फीट क्षेत्र में अवैध लकड़ी चिरान चल रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही आज टीम ने संयुक्त अभियान चलाया और आरोपियों को पकड़ लिया। चौंकाने वाली बात यह रही है कि अवैध चिरान फायर वॉचर के घर के ठीक सामने हो रहा था। हमारे पास 2-3 दिन से लगातार सूचना आ रही थी कि वनवसा चंदनी बीट के क्षेत्र में कुछ लकड़ी तस्करों द्वारा जो है साल का चिरान किया जा रहा है। हमने उस चीज़ को गोपनीय रखते हुए टीम की सहायता मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए टीम को एक गोपनीय तौर पर अपराधियों को मौके पर पकड़ने का प्रयास किया और पकड़े भी लिए गए। इस मौके पर हमारे द्वारा आरओ खटीमा को भी सूचित किया गया और उनसे मदद मांगी, उनके द्वारा भी अपना स्टाफ भेजा गया। हम लोगों ने घेर घार के चारों तरफ से 3 अपराधी मौके पर चिरान करते हुए पकड़े गए। अभी जिनको खटीमा रेंज कार्यालय में चिरान से शुरू किया गया। जो मुख्य अपराधी का नाम मौके पर पकड़े गए अपराधी द्वारा बताया गया, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वन अपराध में जो धारा इन पर लागू होंगी वो चीज़ें लगाई जाएंगी। ये 3 के 3 जेल जाएंगे और जो शेष मुलजिम वहाँ से भागे हैं उनकी खोजबीन कर उन पर दलील देकर के उनको भी जेल में डालने की कार्रवाई की जाएगी। को दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई थी कि हमारे वनवसा अनुभाग के अंतर्गत 3 लोगों को इस प्रकार का अवैध कटान और चिरान करते हुए पकड़ा गया था। तो हमारी जो संयुक्त टीम थी जिसमें हमारी एसओजी और हमारी खटीमा रेंज का स्टाफ शामिल था, उनके द्वारा इनको मौके पर जाकर पकड़ लिया गया है और जो भी अवैध प्रकाष्ठ था वो हमारे द्वारा अभी यहाँ पर ले आया गया है और इसके बाद जो अभी नियमानुसार कार्रवाई है वो अभी जारी है। पौड़ी गढ़वाल में राजकीय शिक्षक संघ के आगामी जिला अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मुख्यालय पौड़ी में बैठक आयोजित हुई। 2 और 3 दिसंबर को जनता इंटर कॉलेज मोटाढांग कोटद्वार में होने वाले अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी के गठन पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में वर्तमान ब्लॉक संरक्षक भवान सिंह नेगी के नाम पर सहमति बनी है। वक्ताओं ने कहा कि भवान सिंह नेगी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन को मजबूती देने में सक्षम है। देखिए, हमारा संगठन जो है उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है और इसकी एक प्रक्रिया है, हर 2 साल बाद हमारी नई कार्यकारिणी का गठन भी होता है। तो आगामी 2 और 3 दिसंबर को कोटद्वार में हमारे अधिवेशन होना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बैठक की थी। साथ ही साथ जैसा आपने प्रश्न उठाया कि बहुत सारे जो हमारे आदेश आते हैं वो रात्रि में आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कई बार छुट्टियों के आदेश आते हैं रात को 10 बजे या 12 बजे हमारे शिक्षकों को पहुँचते हैं। तो इस मंच के माध्यम से मैं तमाम अधिकारियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो आदेश होते हैं ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं होते हैं, इससे हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है, हमारे छात्र प्रभावित होता है। क्योंकि रात को 10 बजे हम उसे कहेंगे कि कल स्कूल आना है तो नहीं आ पाता है, या हमारे शिक्षक भी होते हैं वो एक प्लानिंग बनाते हैं कि भाई मैं बाहर गया हूँ, तो वो समय पे नहीं पहुँच पाते। तो जो भी आदेश हो समय पे आए। साथ ही साथ जैसे कई बार देखने को मिलता है कि समाज में भी जो शिक्षकों की उपेक्षा की जा रही है, तो उसमें भी मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं ग्रामीण प्रदेश से हूँ, गांव की व्यवस्थाएं जानता हूँ, थलीसर जैसे रिमोट ब्लॉक से हूँ।
आपके मंच के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दूरस्थ ब्लॉकों में शिक्षा का जो आधार है वो शिक्षक है, और धीरे धीरे समाज में जो शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है, तो जो छात्र और शिक्षा का संबंध है वो कहीं ना कहीं एक तरह से उतनी मजबूती से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसका कारण यही है कि समाज में शिक्षा को एक गलत दृष्टि से पेश किया जा रहा है, जबकि आज भी दूरस्थ जो हमारा उत्तराखंड है उसके जो रिमोट ब्लॉक हैं वहाँ पे शिक्षा का मुख्य आधार जो है वो शिक्षक ही है, और पूरी तन्मयता के साथ शिक्षक जो है शिक्षण कार्य कर रहा है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आगामी 3 तारीख को हमारा चुनाव होना है, और उसमें मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। लोग मुझे क्यों चुने, ऐसा आपने कहा, इसलिए चुने कि मैं शिक्षकों के लिए कार्य करूँगा, समाज में जो हमारा शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है उसके लिए कार्य करूँगा, छात्र संख्या घट रही है उसके लिए कार्य करूँगा, छात्र मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये बैठक हमारी इसलिए रखी गई है कि आगामी दिसंबर 2 और 3 को हमारा जिला अधिवेशन होना निश्चित हुआ है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, और उसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए हमारे भवन सिंह नेगी जी, जो कि वर्तमान में ब्लॉक संरक्षक हैं पौड़ी ब्लॉक के, वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो उनके समर्थन के लिए और उनकी बातों को जानने के लिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए ये बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी। 2 और 3 दिसंबर को हमारा जिला अधिवेशन होना है, उसमें कोटद्वार में होना है, मोटाढांग इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज मोटाढांग, उसमें ये आहूत किया गया है। तो पहले तो मैं अपने सभी शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहूँगा और शिक्षिका बहनों से भी ये अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में उसमें प्रतिभाग करें, ताकि हम एक सशक्त कार्यकारिणी का निर्माण कर सकें। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था से जुड़े विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। उन्हें हर घर नल जल योजना की प्रगति तेज करने और लंबित कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया। देखिए, P1 के जो कार्य हैं वो हमारे यहाँ पूर्ण हो चुके हैं। अल्मोड़ा में ज़्यादातर हमारे P2 के कार्य बचे हैं, जिसमें कुछ हमारे 14 से अधिक मैटर ऐसे थे जो फॉरेस्ट रिलेटेड मैटर्स थे। तो उधर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बताया कि वो जिला स्तर से उन्होंने आगे भेज दिए गए हैं, और कुछ उनके विभागीय स्तर पे पेंडिंग है, जो कार्यदायी संस्था है उनको बता दिया डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने के लिए। इसके साथ साथ इनको ये भी बता दिया गया है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करके, क्योंकि सरकार के सारे ही फंड्स हम रेगुलरली इनको आ ही रहे हैं, अगर फंड्स में कोई डिले भी हो रहा है तो गुडविल इनका रहता है, तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करके एटलीस्ट काम आप जारी रखिए। और जो भी डीपीआर अमेंडमेंट थी वो हमने अप्रूव कर दी विद द राइडर की हर जो डीपीआर इन्होंने अमेंडमेंट की मांगी थी उसमें हम एक अधिकारी नामित कर रहे हैं जो 3 दिन में विजिट करके एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि जो इन्होंने अमेंडमेंट दिए हैं वो औचित्यपूर्ण हैं कि नहीं है। इसके साथ साथ जो बाकी पैरामीटर्स होते हैं, KML फाइल अपलोड करना, आपका ये सर्टिफिकेशन अप्रूव करना ग्राम सभा से, ब्लॉक से, इनके लिए भी इनको बता दिया गया है कि जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, जो इनको पंचायत सेक्रेटरी के साथ कोऑर्डिनेट करके कराना है या अपनी टीम के थ्रू उसको पोर्टल पर अपलोड करना है, जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं JJM के, वो ये लोग थोड़ा उसको प्राथमिकता पे लेके कर लें। देखिए, प्राइमरी एम हमारी योजना का ये रहता है, जो इसका है कि हर घर पानी हमारा पहुंच जाए। तो मैंने इनको बोला है वी शुड अंडरस्टैंड द स्पिरिट, हम ब्लाइंडली नंबर्स पे रन ना करें, नंबर हमें गाइड करते हैं, बट अल्टीमेटली दे शुड अंडरस्टैंड कि कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंजेस ये चाह रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि वो इस इंटरेस्ट में हो कि हर घर में हमारा पानी पहुंचे। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक में गांव सीमा का एजेंडी बूबू मंदिर जल्द ही नए स्वरूप में दिखाई देगा। विधायक सुरेश गड़िया ने मंदिर के विकास कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। मंदिर के विकास कार्यों की कुल लागत 97.20 लाख रुपए निर्धारित की गई है। विधायक ने कहा कि देवी देवता हमारी संस्कृति और पहचान है और स्थानीय लोगों की लंबे समय से यह मांग थी कि मंदिर में उचित विकास कार्य किया जाए। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मंदिर परिसर में पूजा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हम हैं ग्राम सीमा में, और जहां हमारे पूर्वजों का बसाया हुआ गांव, हमारे इष्ट देवता अजेंडी बूबू का मंदिर बनने जा रहा है। आज शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास के साथ 97,20,000 रुपये से इसका भव्य निर्माण होना है। तो मैं अपने उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे गांव के लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग थी कि हमारे गांव में एक भव्य दिव्य हमारा इष्ट भगवान अजंडी बुबू का मंदिर बने। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको पैसा स्वीकृत किया है। तो मैं गांव की सम्रांत जनता की ओर से और अपने कपकोट विधानसभा की जनता की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में भी हमारे गांव में आए हैं और उन्होंने गांव की एक एक चीज़ को देखा है। वो पैदल ही हरसिला से सीमा तक भी पूर्व में मेरे गांव पहुंचे थे और उन्होंने एक एक चीज़ को देखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कपकोट विधानसभा को विशेष तरीके से अपना सहयोग आशीर्वाद दिया है और मैं सभी जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और RWD विभाग को बहुत बधाई शुभकामनाएं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।